नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो साथियों, जो हमने सीरीज अपने चैनल पर चला रखी है हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसका पार्ट 21 है। पार्ट 21 से मेरा मतलब है कि जो HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, 20 क्वेश्चन पेपर बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक लगातार मैं आपको करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, ये सभी आपको विद सॉल्यूशन और विद प्रूफ कराया है। आज की इस वीडियो में पेपर नंबर 21 है और ये पेपर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिसंबर के महीने में लिया गया था। ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019, कैटेगरी नंबर 96, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी का ये आपका पेपर था। आफ्टरनून की आपकी परीक्षा है। तो दोस्तों, ये पेपर कराने का मुख्य जो मोटो है या मुख्य जो कारण है वो ये है कि भी HSSC के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। मैं हिंदी या इंग्लिश की तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन नेशनल जीके और हरियाणा जीके के और मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चन है वो HSSC की या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए ये प्रश्न या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना आपके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। जो भाई पहली बार चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो पहले के 20 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पर डाल रखे उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो लगातार देखिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चाहे आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, कैनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो विभिन्न आपकी परीक्षाएं होनी उनकी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए अभी ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको करना क्या है, निम्न शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अनुशासित शब्द दिया हुआ है, इसका आपको पर्यायवाची बताना है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिष्ट। तो जो पर्यायवाची अनुशासित का होगा वो हो जाएगा जी शिष्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको करना क्या है, विलोम अर्थ बताना है या विलोम शब्द बताना है किसका, ऊषा का। तो ऊषा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा जी संध्या। क्या होगा, ऊषा का विलोम हो जाएगा संध्या। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर है। अगर मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलूं, इसमें पूछा जा रहा है कि भी नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाइए। तो आप लोग का जो एक वचन होगा वो हो जाएगा आप, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। 3 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए। तो नारी शब्द दिया हुआ है, नारी का बहुवचन क्या होगा। 4 ऑप्शन है, नरीवृंद है, नारी वृंद है, नरीवृंद और आपका नारी वृंद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न की ओर अगर मैं चलूं, नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना। गीदड़ भभकी, कहते हैं भाई गीदड़ भभकी देना, किसी व्यक्ति को व्यर्थ में डराना धमकाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यर्थ की धमकी, गीदड़ भभकी देना। तो ये प्रचलित है, हमारे आम बोलचाल की भाषाओं में भी ये मुहावरे प्रचलित है। तो काफ़ी इजी है, हिंदी के प्रश्न आए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से या प्रश्न नंबर 6 से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाती है। और जो छठा प्रश्न है उसमें सिनोनियम पूछा गया है किसका, पेक्यूलियर का। तो पेक्यूलियर का सिनोनियम आपको बताना जो कि हो जाएगा स्ट्रेंज। सिनोनियम से तात्पर्य है समानार्थी शब्द, उसी के समान अर्थ वाला दूसरा शब्द। तो पेक्यूलियर का जो सही आंसर होगा, मेरे कहने का मतलब सिनोनियम होगा वो हो जाएगा जी स्ट्रेंज। क्या होगा, स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर मैं अगर चलूँ, इसमें आपको एंटोनियम बताना, विपरीत बताना है, विलोम बताना है किसका, वियर्ड का। तो वियर्ड का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जी नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल यानी कि सामान्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपको ईडियम दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया हुआ है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो ईडियम है वूल बैग ऑफ ट्रिक्स। क्या है, वूल बैग ऑफ ट्रिक्स। तो इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा एवरी पॉसिबिलिटीज। एवरी पॉसिबिलिटीज, ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा कि भाई इसके पास ना एवरी पॉसिबिलिटी ये रखता है कि भाई हर मैच को जीत जाए, चाहे वो किसी भी विषम परिस्थितियों में वो काम क्यों ना करना हो। सॉरी सर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है हमारा। इसमें आपको करना क्या है, जो अंडरलाइन शब्द दिया हुआ है इसको आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां, इसको आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना जो अंडरलाइन शब्द है। तो शुड द कैंडिडेट बी, शुड द कैंडिडेट बी, तो दोस्तों यहां पर शुड द कैंडिडेट नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आ जाएगा आपका द कैंडिडेट शुड बी। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, द कैंडिडेट्स शुड बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, इसमें आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। तो वर्क है, वर्क दिया हुआ है, इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क इसमें आ जाएगी। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। द स्टूडेंट ग्रुप इज वर्किंग एज वॉलेंटियर इन सेवरल रूरल एरियाज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इज वर्किंग राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहां से आपकी दोस्तों नेशनल जीके प्लस हरियाणा जीके शुरू हो जाती है, बड़े ध्यान से इनको आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्होंने मार्च 2019 में भारत का पहला लोकपाल चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। श्री क्या है जी, श्री पिनाकी चंद्र घोष। क्या है, श्री पिनाकी चंद्र घोष यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, कुख्यात चीन भारत युद्ध शुरू हुआ जब चीनी सेना ने खालिस्तान को लद्दाख में और मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछ ली है। तो 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना के मध्य वार हुआ था, जहां पर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद कर सकते हैं, मैकमोहन लाइन। तो जो मैकमोहन लाइन है या रेखा है वो भारत और चाइना के बीच है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसको पार करके चाइना ने भारत पर हमला बोला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम है जी विंग्स ऑफ फायर। क्या है जी, विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, 14th क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य पर 1 नवंबर 2017 तक पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया? अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक तरीके से यहाँ पर एचएसएससी ने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि दिल्ली हमारा राज्य नहीं है, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब राज्य दिया हुआ है, ये मिस्टेक छोटी है लेकिन कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी हो जाती। तो अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आता तो इसका आंसर निकालना या पता करना बहुत आसान हो जाता, लेकिन राज्य दिया हुआ फिर भी अगर आप पढ़े हैं तो आप इसका आंसर लगा लेंगे कि इसका सही आंसर दिल्ली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, फिर बाद में अपनी पार्टी जनता दल से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बाद में इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोक दल हो गया। तो चौधरी देवीलाल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हरियाणा, ये भारत के जो है उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब राज्य से अलग होकर नया राज्य बना और नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उससे पहले ये पंजाब राज्य में शामिल था, तो इसे पूर्व पंजाब के नाम से जाना जाता था। किस शासक ने 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की? तो 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से 17 जनवरी 2019 के दौरान हिसार में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था जी? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो हिसार में जो है आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो बहुत ही ये बढ़िया पहल हरियाणा जो पुलिस ने वो की थी। तो मैच एंड
कैच, क्या जी, मैच एंड कैच ऐप की शुरुआत हरियाणा पुलिस ने की गई थी, जिसमें जो वाहन हमारे गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है हाल ही में हरियाणा के किस शहर को शहरी स्थानीय निकाय के मंत्रालय से खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का दर्जा मिला है? तो करनाल जो है ऐसा पहला हरियाणा का जो है शहरी स्थानीय निकाय हो गया जो ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुले में शौच आप इसे हिंदी भाषा में कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने खालिस्तान IEC जागरूकता वैन की शुरुआत की है। तो एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आधार कार्ड के माध्यम से जो हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई, इसका जो नाम है वो आधार रथ क्या है, क्योंकि आधार कार्ड का इसमें प्रयोग होता है तो इसे हम आधार रथ IEC जागरूकता वैन की शुरुआत कहते हैं या स्कीम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है हरियाणा के खालिस्तान में एलिम्को ALIMCO की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में, यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है बल्लभगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे या कई मंदिर हैं? तो फ्रेंड्स हरियाणा के भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हरियाणा की छोटी काशी में मंदिर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है भिवानी। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में, तो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए और प्रश्न और उत्तर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों जो लूर नृत्य जब किया जाता है जब रबी फसलों की बुआई होती है। अगर मैं बात करूं रबी फसलों की बुआई हमारी अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है और इसमें हमारी जो मुख्य रबी की फसलें वो सरसों हैं, गेहूं हैं, इस प्रकार की हमारी फसलें आती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा एक खालिस्तान भी थे। तो पंडित जो नेकीराम शर्मा, उन्हें संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन किया, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी विभागों के पुस्तकालयों को खालिस्तान द्वारा लिखित पुस्तकों का 5000 सेट दान किया था। तो एक स्कीम हरियाणा सरकार ने चलाई थी दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी विभागों में पुस्तकालय की जो स्थापना की, जिसमें 5000 पुस्तकों का सेट दिया गया। कौन सी योजना? दीनदयाल उपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न है किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मुसद्दस ए मद ओ जज्र ए इस्लाम के ऐब और तिद्दे पर आधारित एक शोक गीत की रचना की थी, जब वे 1870 के दशक के मध्य में चाइने मेहंदी के निजी नौकर थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली, ये उर्दू के बहुत अच्छे कलाकार थे, कवि थे, इसलिए इनका नाम जो है अल्ताफ हुसैन हाली भी रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए खालिस्तान छोटे छोटे बांधों के निर्माण की योजना बनाई है। देखिए जो हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है, जो निचली हमारी शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है, वहाँ से जो छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं, उनके जो पानी को संचित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 छोटे छोटे बांध बनाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, ये आपका 29वां प्रश्न है। हरियाणा को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। किस भाग में महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और मेवात जिले आते हैं? तो गुड़गांव में जो है ये हमारे सभी जिले आते हैं। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए दोस्तों, हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है जी? हिंदी है। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और ये हमारी वर्किंग लैंग्वेज भी है।
और यहाँ पर भाषा पूछा गया, अगर बोली आए हरियाणा की तो आप हरियाणवी कह सकते हैं, लेकिन भाषा है तो हिंदी आपको बोलना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न है, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण रेत प्रवासन होता है, यानी कि जब तेज हवाएं आती हैं, रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना रेत प्रवासन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, किस प्रभाग में यमुनानगर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले शामिल हैं? तो अंबाला डिवीजन में हमारे यमुनानगर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न है, अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय खालिस्तान की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगी। तो अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय 5,000 रुपये की जो है सहायता करने की योजना बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते 34वां प्रश्न है, हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री ने खालिस्तान के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न है, खालिस्तान की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड, क्या है, राज्य वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही वहां पर यह कार्य किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते 36वां प्रश्न है, खालिस्तान में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने JBM पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिला लिया है। तो सोनीपत जिले के अंदर ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने JBM के साथ हाथ मिलाया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए सौर जल पंप का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसके लिए? 1 लाख सौर जल पंप सिंचाई के लिए खेती बाड़ी में जो काम आएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न है, ये आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अगर मैं इंग्लिश भाषा में बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर आउटपुट डिवाइस कैटेगरी? तो जो मॉनिटर होता है हमारा, वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, जब हम एक कंप्यूटर में दस्तावेजों पर काम करते हैं तो एक दस्तावेज का वर्किंग वर्जन खालिस्तान में संग्रहित होता है, तो रैम, जिसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते 40वां प्रश्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। यार्ड, पौंड, औंस और टन। देखिए दोस्तों, पौंड है, औंस है और टन है, ये आपकी तीनों की तीनों क्या हैं? ये आपकी तीनों की तीनों वजन को मापने की इकाई है, जबकि यार्ड आपकी क्या है? दूरी को मापने की है। तो असंगत यहाँ पर यार्ड हो गया, इसका आंसर सही यार्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न है, सही विकल्प आपको चुनना। जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल के साथ संबंध रखता है, उसी प्रकार जो जज है वो अदालत के साथ संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, अगली संख्या बताइए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये यहाँ पर अगली संख्या बतानी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सीरीज चली हुई है वो हमने पहचान ली है, 5, 6, 7 और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8, 9, 10 और यहाँ पर अगला 11 आ जाएगा। तो अब ये पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि गिटार को हारमोनियम कहा जाता है, हारमोनियम को पियानो कहा जाता है, पियानो को ड्रम कहा जाता है, ड्रम को सितार कहा जाता है और सितार को बांसुरी कहा जाता है, बांसुरी को गिटार कहा जाता है, तो मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? गिटार कहा जाता है। देखिए, जितने भी यहाँ पर यंत्रों के नाम लिए गए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है
जो मुंह से बजाई जाती है वो बांसुरी, लेकिन बांसुरी को ये कह रहा है कि गिटार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिटार। यही रीजनिंग का खेल है। 44वां प्रश्न है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x माइनस, एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो हम करेंगे क्या, x वाले एक साइड कर लेंगे, नॉन x एक साइड कर लेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा फिर x माइनस 3x, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगी और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, 3 आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ इनमें से कौन एक सम संख्या का एक वर्ग है। देखिए 144 जो वर्ग है वो 12 का है, तो 12 एक सम संख्या है, तो 144 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ईजी है काफ़ी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर 0.01 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका ट्रायंगल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको क्या निकालना, पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। तो परिमाप हमारा हो जाएगा, परिमाप अगर मैं निकालूं तो ये आपका हो जाएगा 5, क्या होगा जी, 5 जमा 12 जमा 13, तो 13 और 12 आपका 25 और 5 तो 30 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूँ तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 और 1 के बाद पॉइंट, तो दशमलव या 0.3 मीटर आपका सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां या मौत की गोलियां खालिस्तान के कारण कोई ठोस अवशोष छोड़े बिना समय के साथ घुल जाती हैं। इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वापातन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां प्रश्न है, मानवीय आंखों में एक प्रकार का दोष जिसके कारण एक व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो मायोपिया, मायोपिया यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं या निकट दृष्टि दोष। इसमें आप मायोपिया यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। 50वां प्रश्न है, खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है। खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, यह लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल इसका सही आंसर रहेगा 50वां। अब दोस्तों 51वां जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका जो ये पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया कारपेंटर इंस्ट्रक्टर का है, तो यहाँ से आपका टेक्निकल पोर्शन शुरू हो जाता है। तो अगर आप बोलेंगे तो ये भी हम आपको करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आंख और चेहरे की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो फेस शील्ड इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वां प्रश्न है, उष्मागत तनाव को कम करने के लिए मजदूर द्वारा 15-20 मिनट में कितने मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। तो 200 मिलीलीटर। तो दोस्तों ये जो टेक्निकल पोर्शन है, ये आपको आने वाली परीक्षाओं में ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी की मैं बात करूँ, वहाँ पे इतना आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, इसलिए हम वो नहीं करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की रेगुलर सीरीज़ के लिए बने रहिए चैनल के साथ। Keep watching, keep supporting your own YouTube channel MD2 Reader Publication. Thank you very much.